नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस करा, एक ओवरव्यू देखा कि पॉलिसीज़ क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी क्या होती है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, यानी जो पॉलिसी किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी तक हमने देखा जो पॉलिसी होती है वो एक सॉल्यूशन होती है किसी प्रॉब्लम का, अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का। ठीक है, और दूसरा अगर हम ध्यान से देखें तो पॉलिसी इज़ अ रैशनल अटेम्प्ट। ठीक है, एक तरीके से एक रैशनल अटेम्प्ट है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने का या फिर ऑब्जेक्टिव को अटेन करने का। ठीक है, अटेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये हमने देखा कि ये पॉलिसी होती है। अब हम बात करेंगे, यानी रैशनल अटेम्प्ट का मतलब होता है एक तार्किक तरीका किसी भी समस्या को का समाधान करना या फिर अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी जब पब्लिक पॉलिसी होती हैं वो किस तरीके से फॉर्मुलेट होती हैं। ठीक है, तो फॉर्मुलेशन में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने यही देखा कि जो पब्लिक पॉलिसी है एक तरह से एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक टूल है। मॉडर्न जितनी भी गवर्नमेंट हैं, जितनी भी सरकार हैं, वो सब इस टूल को यूज़ करती हैं किसके लिए? अपने स्टेट को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, यानी अपनी समाज का विकास करने के लिए पॉलिसी का प्रयोग करती है। और हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसी है, जो पब्लिक पॉलिसी है, वो एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, एक क्रूशियल रोल प्ले करती है कि जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो सरकार के काम करने की दक्षता है, ठीक है, सरकार के कार्यों की दक्षता है, यानी एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन, उसको भी आगे बढ़ाने में एक तरह से पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पॉलिसी मेकिंग अगर हम ध्यान से समझें, जो स्टेजेस पे हम आने से पहले अगर हम ध्यान से समझें तो पॉलिसी मेकिंग इज अ सिस्टमेटिक। ठीक है, ये वर्ड ये जरूर याद करिएगा, सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कि वो एक एक जटिल प्रक्रिया के साथ साथ एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी एक व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जहाँ पे आपको साइंटिफिक आउटलुक, हर चीज़ को समझना, हर प्रोसेस को समझना, उसके साथ ये क्रियान्वित होती है। तो पॉलिसी मेकिंग एक सिंपल नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। दूसरा, इसमें देखो, अगर ध्यान से देखें तो मल्टीपल एक्टर्स यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। अगर मल्टीपल एक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जैसे हो गया आपका लेजिस्लेचर, हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज भी हो जाएं, कोर्ट हो जाए, कंसल्टेंट हो जाएं, एलिट्स, ब्यूरोक्रेसी, थिंक टैंक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन, बिजनेस, मीडिया, ये सब मिलकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और हर स्टेज में एक तरह से पब्लिक पॉलिसी बनती हुई चली जाती है, फॉर्मुलेट होती है। अगर हम ध्यान से देखें तो हर स्टेज में एक तरह से इन सभी एक्टर्स एक तरह से अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। और जो पब्लिक पॉलिसी का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जो पब्लिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा जाए। ठीक है, पॉलिसीज़ के द्वारा, मतलब जैसे हमने बात करा है कि इट इज़ अ रैशनल अटेम्प्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, एक रैशनल अटेम्प्ट है। ठीक है, रैशनल अटेम्प्ट, जरूर इस वर्ड को याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है ना, जब भी हम पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे तो ये होगा कि डिसीज़न और एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट कौन से डिसीजंस लेती है, कौन से एक्शंस लेती हैं टू एड्रेस सोशल इशू, यानी कि कोई भी सामाजिक प्रॉब्लम है या जो सामाजिक मुद्दा है उसका निदान करने के लिए कौन से डिसीजंस यानी निर्णय लेती है और कौन से कार्य करती है। उससे हमारा अर्थ होता है कि ये सार्वजनिक नीति या लोक नीति है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इट इन्वॉल्व्स द एलोकेशन ऑफ वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है एलोकेशन ऑफ वैल्यू, यानी इसमें मूल्यों और संसाधन का आवंटन शामिल है। देखिए यहाँ पे मूल्य और संसाधन का आवंटन से मतलब ये है कि देखिए जो सरकारें होती हैं वही आपका जो संसाधन होता है, ठीक है, कि किसको क्या चीज़ उपलब्ध कराई जाए, क्या चीज़ किस समाज को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका बंटवारा करना ही एक तरह से पब्लिक पॉलिसी का कार्य होता है कई बार, ठीक है। एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ एंड रिसोर्सेस, ठीक है। वैल्यूज़ में आप आइडेंटिटी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, रिसोर्सेज में आप संसाधन जो फिज़िकल नीड है या फिर जो संसाधन है, भौतिकता है, मटेरियलिटी है, उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। अब देखिए जो पब्लिक पॉलिसी का जो कार्य है ना, एक तरह से ये जो एक तरफ स्टेट हो गया, ठीक है, स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन तीन के बीच में संबंधों को ना ये इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये आप एक तरह से ये भी बना के आप समझा सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी एक तरह से इन तीनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, स्टेट, मार्केट एंड सोसाइटी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, या सिविल सोसाइटी कह सकते हो आप, जिसमें इंडिविजुअल या सिटीजन पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद का बात करते हैं कि नीतियाँ विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, गतिविधियों को विनियमित कर सकती हैं, या सरकारी प्राधिकरण को वैध बना सकती है। अब देखिए जो पॉलिसीज़ होती है ना, कई बार ये डेवलपमेंटल सेंट्रिक होती हैं, ये डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, ये रेगुलेट भी करती है। जैसे कि पॉलिसी एक तरह से रैशनल अटेम्प्ट है, तो ये एक तरह से रेगुलेट कर, ये जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल भी करती है, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो लोगों के बिहेवियर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। और कई बार ये एक तरह से गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट उस सेक्टर में काम कर रही है तो गवर्नमेंट की सराहना करी जाती है, तो एक तरह से लेजिटिमेसी भी इससे मिलती है पॉलिसीज से। फिर उसके बाद हम देखें कि द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज़ अ साइकिल, ठीक है। जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक तरह से साइक्लिक है। अगर हम इस चित्र में देखें तो ये आएंगे हम इस पे भी। देखिए जो पॉलिसी होती है, जो कोई भी पब्लिक पॉलिसी है, सबसे पहले एजेंडा सेटिंग होता है। एजेंडा सेटिंग के अंतर्गत होता है कि कौन कौन से हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो जैसे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो कि दिल्ली का अगर हम एग्जांपल देखें, तो दिल्ली में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर ध्यान से देखें, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो जैसे एक तरह से पार्किंग की प्रॉब्लम मान के चलिए, ठीक है। तो पार्किंग जो एक प्रॉब्लम है, हमने आइडेंटिफाई करा, फिर रिसर्च हमने करा कि पार्किंग कैसे एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। फिर हम कुछ एजेंडा सेट करते हैं, ठीक है, कि हम इसके साथ ये चीज़ें करना चाहते हैं, इस पॉलिसी के साथ, या फिर ये निर्णय लेना चाहते हैं। तो जब एजेंडा सेट हो जाता है, तो जो दूसरा है हमारा हुआ है फॉर्मुलेशन। अब देखिए फॉर्मुलेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको पॉलिसी बनानी है, पार्किंग पॉलिसी दिल्ली की, ठीक है। तो आप इसमें क्या आ जाता है फॉर्मुलेशन में, कि डेवलप ऑप्शंस एंड स्ट्रेटजीज़। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में करा था कि हमें जो स्ट्रेटजीज़ है, यानी जो बेस्ट मेथड है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और उससे हमें अपने आगे चीज़ों को करना है, या फिर प्लानिंग करनी है, या फिर उसके बाद आपका आता है नेगोशिएट, फिर पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है। तो इन प्रोसेस के बाद आपका फॉर्मुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर आती है इम्प्लीमेंटेशन की बात, कि जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली पार्किंग पॉलिसी कोई आपने बना ली है, तो इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्फोर्स पॉलिसी आता है इसके अंदर, इम्प्लीमेंट पॉलिसी आता है। फिर जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसके बाद आप रिव्यू करोगे कि जो हमने पॉलिसी बनाई उसका क्या रिपोर्ट है, इवेल्युएट करोगे, मॉनिटर करोगे। फिर उसके बाद एक तरह से ये साइक्लिक प्रोसेस है। फिर यही प्रोसेस, यही आउटकम फिर दोबारा से हमें नया एजेंडा सेटिंग करने में मदद करता है, कि क्या हमने जो पॉलिसी के जो डिज़ायर्ड आउटकम थे, यानी जो डिज़ायर रिज़ल्ट थे,
जो लक्ष्य थे किसी नीति के, क्या वो हमें प्राप्त हुए, नहीं हुए, और क्या अड़चन आ रही है, तो फिर हम दोबारा से अपना एजेंडा सेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक तरह से साइक्लिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, that involves identifying problems, setting agendas, formulating policies, legitimizing, implementing, evaluating, and either continuing or modifying or terminating policy। तो ये प्रोसेस है जो अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस करा। ये चीज़ें ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है ना, इसको हम बहुत सारे मॉडल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। मगर तो यहाँ पे जो थॉमस आर डाई है ना, उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स आइडेंटिफाई कराए हैं, जैसे पब्लिक प्रोसेस मॉडल। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे बेसिकली। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे आगे क्या क्या है। फिर है इंस्टीट्यूशनल मॉडल, रैशनल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, ग्रुप मॉडल, पब्लिक चॉइस मॉडल एंड गेम थ्योरी मॉडल। ठीक है, ये सारे मॉडल ना ये अपने अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने लेके आते हैं कि कैसे जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट होती है और इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, और जो हम जो इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं वो है, देखिए जो पॉलिसी प्रोसेस मॉडल है ना, जिसको हम पॉलिसी साइकिल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि इस तरीके का है। ठीक है, पॉलिसी साइकिल मॉडल, जिसमें हम 7 स्टेजेस की हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हमने करा क्या है, जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को ना हमने एक सीक्वेंस स्टेजेस में डिफाइन कर रखा है। वो 7 स्टेजेस की हम आगे बात करेंगे कि कैसे जो पॉलिसी है वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर बनती है और इम्प्लीमेंट होती है, फिर दोबारा वो एक तरह से एक साइक्लिकल रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब देखिए यहाँ पे ना हो सकते हैं कि बुक्स में थोड़ा हो सकता है 8 प्रोसेस, जब हम नीति निर्माण के चरण की बात करेंगे तो हम वहाँ पे 7 चरणों में हम बांटेंगे कि इस तरीके से नीति निर्माण होती है। अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहला देखें तो सबसे पहला है समस्या की पहचान और परिभाषा। तो देखिए जो सबसे पहला जो होता है, पब्लिक पॉलिसी जब भी हम बना रहे हैं या पॉलिसी जब भी बना रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ठीक है, सबसे पहला जो जो पॉइंट है, सबसे पहले है कि समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए जो पब्लिक पॉलिसी है ना, उसका जो डिज़ाइन होता है हमेशा ना, वो किसको एड्रेस करने के लिए होता है। सबसे पहला सोसाइटल प्रॉब्लम, यानी जो सामाजिक समस्याएं हैं। ठीक है, अब सामाजिक समस्या किससे हो सकती है, एक तो इकोनॉमी से भी हो सकती है, सोशल से भी हो सकती है, समाज से भी हो सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है। ठीक है, तो जो पब्लिक पॉलिसी है या जो नीति निर्माण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या काम है कि सामाजिक समस्याओं को संबोधित करना है। ठीक है, अब ये जो समस्या उत्पन्न किससे होती है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक से हो सकती है। फिर दूसरा हमें ये देखना है कि देखिए अब ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप पॉलिसी बनाएंगे। कुछ होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स टेम्परेरी होती है, तो टेम्परेरी प्रॉब्लम के लिए आपका प्लान होता है। ठीक है, मगर कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या होती है, परसिस्ट करती है, और उसमें ये देखा जाता है कि इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली की पार्किंग पॉलिसी। ठीक है, ये वाला आप ही एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे पार्किंग पॉलिसी। ठीक है, तो पार्किंग के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर। अगर ध्यान से देखोगे, इसमें हम अपने आप सॉल्व नहीं कर सकते। कई बार हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे, गवर्नमेंट को ऐसे ऐसी चीज़ें, यानी जो पब्लिक पार्किंग सिस्टम अलॉट करना चाहिए जिससे कि पार्किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो यहाँ पे ना गवर्नमेंटल इंटरवेंशन एकदम से नेसेसरी हो जाता है। तो इन सब जहाँ पे भी गवर्नमेंटल इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाता है, वहाँ पे हमें एक डिफाइन पब्लिक पॉलिसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग a problem as a public concern is influenced by factors such as scope, intensity, duration, available resources।
अब देखिए यहाँ पे ये बात करें कि किसी भी समस्या को जब हम बोलेंगे कि ये सार्वजनिक चिंता है या फिर ये लोक चिंता है या ये फिर ये एक जनता की समस्या है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसे पहचानने के लिए हमें उसके दायरे को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, क्या इसका दायरा छोटा सा है? नहीं, लगभग पूरे दिल्ली के अंदर है। जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है सबके अंदर यही प्रॉब्लम है। तीव्रता भी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इससे। एक तरह से आप देखोगे कि कई बार लोग लड़ने को उतावले हो जाते हैं। अवधि, यार ये जो प्रॉब्लम है इसका कोई ये नहीं है कि इस टाइम के लिए हो रही है, लगभग बनी हुई है, ठीक है। और अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। इन सभी का, ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा एक पब्लिक कंसर्न है और कौन सा नहीं है। तो जनता की समस्या ये इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर पब्लिक पॉलिसी बना रहे, नहीं, आपको बहुत ही केयरफुल होके, ठीक है। उसके बाद पब्लिक परसेप्शन क्या है, ठीक है, सॉरी, कि सार्वजनिक धारणा क्या है, मीडिया कवरेज क्या है, ठीक है, और राजनीतिक बहस कितना हुआ है, ठीक है। ये सब मदद करेंगे आपके एक तरह से आपका जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। पब्लिक परसेप्शन, मीडिया कवरेज एंड पॉलिटिकल डिबेट आल्सो प्ले अ रोल इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ सब, इन सभी चीज़ों से आपको ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, ठीक है। वो आपका है एजेंडा सेटिंग का। अब देखिए एजेंडा सेटिंग में ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमें ना बहुत स्पेसिफिक होना है कि कहाँ पे हमें गवर्नमेंटल अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। एजेंडा सेटिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर इशू, ठीक है, एक विशिष्ट मुद्दा जहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें सरकार की ध्यान की आवश्यकता है या सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। नॉट ऑल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई बिकम पॉलिसी इशू, ठीक है। मान लीजिए जैसे पार्किंग की हम बात कर रहे हैं कि पार्किंग की जो प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, वो उसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। कि हमें एजेंडा सेट करना है कि हमें कैसे इस चीज़ को हमें पूरा करना है कि जो पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या टू व्हीलर की प्रॉब्लम है या टू व्हीलर पार्किंग की प्रॉब्लम है या फोर व्हीलर पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो ये हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी और स्पेसिफिक सेक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा या पर्टिकुलर एरिया हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ, हमें यहाँ पे एक तरीके से गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। फिर ये क्या है, दे मस्ट गेन प्रायोरिटी विथ इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो वहाँ पे जो प्रशासन है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ के जो 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 प्रारूप है, जो सिस्टम है, उसकी उसकी हस्तक्षेपता से या फिर उसके रिकमेंडेशन से हमें ये प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि कहाँ पे हमें इंटरवेन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इंटरवेंशन कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, बिजनेस लॉबीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इन्फ्लुएंस द पब्लिक पॉलिसी एजेंडा। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो एजेंडा होता है पब्लिक पॉलिसी का, तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इमरजेंसीज, क्राइसिस में एक्सेलरेट एजेंडा सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कई बार इतना, जब हम कभी पॉलिसी बना रहे होते हैं तो बहुत सारा हाइप क्रिएट हो जाता है किसी पॉलिसी को लेके। तो इमरजेंसी वाला सिचुएशन हो सकता है, कई बार क्राइसिस आ सकता है पॉलिसी एजेंडा सेटिंग के अंतर्गत ही, ठीक है। उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत बड़ा लॉबी सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये भी हो सकता है कि ये सभी चीज़ एक्सेलरेट करे कि गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले, ठीक है, और गवर्नमेंट कोई उस पर काम करे। तो ये एक तरह से दोनों स्वरूप में यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस करते हैं। आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये आपका तीसरा प्रोसेस है, ठीक है। जब एक बार आपका एजेंडा सेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करें, ठीक है। और इसी फॉर्मुलेशन में ये देखा जाता है कि कौन सा सबसे बेस्ट और पॉसिबल सॉल्यूशन है
और उसको सेलेक्ट करा जाता है, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है ना, इसमें लगभग दोनों ग्रुप, चाहे ऑफिशियल और अनऑफिशियल, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हो गए, जो लेजिस्लेचर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, रेगुलेटरी कोई बॉडी है अगर वहाँ पे तो वो हो गई। अनऑफिशियल पार्टिसिपेंट्स में हो गया आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ठीक है। और जब पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है तो पॉलिसी फॉर्मुलेट का रिजल्ट का मतलब यह है कि पॉलिसी एक डॉक्यूमेंटेड हो गई, यानी एक एक तरह से डॉक्यूमेंट, एक एक ड्राफ्ट पॉलिसी के तौर पे सामने आती है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल के तौर पे सामने आती है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में ही हमने बोला था कि पॉलिसी कैन बी लॉ, डॉक्यूमेंट, प्रोसेस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये सब हो सकती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कि वाइट पेपर के तौर पे, और उसके बाद ये फर्दर डिस्कशन के लिए अवेलेबल होती है और रिफाइनमेंट के लिए अवेलेबल होती है। जैसे अगर ध्यान से देखो कि अगर हम ध्यान से देखें तो न्यू एजुकेशन जब पॉलिसी बन रही थी तो जितने भी सेक्टर्स थे, स्टेक होल्डर थे, सबसे बात करा गया, ठीक है, पास हो गया, फिर उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है, ठीक है, पब्लिक डोमेन में कि हाँ कोई सुझाव लास्ट स्टेज पे। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, यानी नीति निर्माण जो होता है वो एक तरह से तीसरा प्रोसेस है, जब आपका कोई मुद्दा सेट हो जाता है या कुछ कोई जब एजेंडा आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं, आधिकारिक भी होते हैं, और अनौपचारिक जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है इत्यादि। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेज। फोर्थ स्टेज आता है, वो आपका आता है पॉलिसी लेजिटिमेशन, यानी इसको ग्रीन लाइट कैसे मिलेगी पॉलिसी। इस स्टेज में हम बात करते हैं कि नीति को स्वीकार्यता कैसे मिलेगी, यानी वैधीकरण। अगर हम चाहते हैं कि कोई पॉलिसी अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को या अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, तो हमें सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसका वैधीकरण होना, यानी उसे सब अपनाएं, उसको 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 रिस्पेक्ट मिले उस पॉलिसी को, ठीक है। तो इसमें जो पॉलिसी को अगर कोई लेजिटिमेट होना चाहती है या उसको लेजिटिमेसी अगर गेन करनी है, तो उसको पब्लिक और पॉलिटिकल दोनों सपोर्ट, यानी एक तरह से जो जनता है उसको सपोर्ट करे उस पॉलिसी को, साथ ही साथ सरकार भी उसे सपोर्ट करे। अब मान लीजिए अगर सरकार कर रही है और पब्लिक नहीं कर रही तो भी दिक्कत है, पब्लिक कर रही है सरकार नहीं कर रही तो भी दिक्कत है। तो दोनों का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स। तो मान लीजिए अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल है, यानी सरकार का एक तरह से कोई आदेश है या फिर कोई भी किसी भी तरीके का बैकिंग है, तो उससे एक तरह से जो पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी गेन करती है। पब्लिक डिबेट्स हो गई, कंसेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म हो गए, तो ये इन माध्यमों से हम पॉलिसी को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी पॉलिसी है, अगर उस पर कंसेंस बिल्ड नहीं हो रहा लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, तो वो पॉलिसी ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी, जनता के बीच में इतनी पॉपुलर नहीं होगी, उसका जो डिज़ायर आउटकम है वो नहीं प्राप्त हो सकता, या जो जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो मीडिया कैंपेन, लीगल वैलिडेशन, ये सब ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, किसी भी पॉलिसी को लेजिटिमेसी लेना है तो या प्राप्त करना है तो। पॉलिसी दैट बैक लेजिटिमेसी मे फेस रेजिस्टेंस और फेल इन इम्प्लीमेंटेशन। अगर मान लीजिए पॉलिसी को लेजिटिमेसी नहीं मिलती है या फिर उसमें कठिनाई आती है, तो कई बार जो नीतियां हैं वो प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं वो जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं पॉलिसी का। वो आता है आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए जब पॉलिसी को लेजिटिमेसी से सामना करना पड़ता है तो उसके बाद जो स्टेज आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ना एक प्रक्रिया है जिसमें हम जो पॉलिसी है उसको एक्शन में लेके आते हैं, ठीक है, उसको लागू करते हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस हो गए, या फिर आपके पास उचित संसाधन नहीं है, या फिर उसका कोई पॉलिटिकल ओपोजिशन हो रहा है। तो ये सब स्टेज ना आपका इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हैं। जैसे आप अभी देख सकते हैं एनईपी वाला,
अभी के तौर पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एनईपी जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु गवर्नमेंट वो मना कर रही है कि हम ये जो इसका जो प्रोविज़न है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारे कुछ के खुद के इशू हैं, हम टू लैंग्वेज पॉलिसी को अपना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। और क्या है, आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आप हो सकता है इसमें कि जो पॉलिसी के लिए अमाउंट निर्धारित है उसको मिलने में देरी हो रही हो। तो बहुत सारे हर्डल्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यानी जो समस्याएं बाधाएं हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन इज कैरिड आउट बाय वॉरियस गवर्नमेंट। अब देखिए जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक तरह से बहुत सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज जो हैं, जो नेशनल लेवल पे है, रीजनल लेवल पे है, या लोकल लेवल पे, इन सब के द्वारा किया जाता है इम्प्लीमेंट, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब देखिए मान लीजिए कि सारी चीज़ ठीक है, सरकार भी काम कर रही है, मगर अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं है उसको लेकर, यानी एक तरह से प्रभावशीलता नहीं है, राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है ना, तो वो पॉलिसी फेल वो कामयाब नहीं हो पाती कई बार। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट मतलब सरकार का एकदम इरादा एकदम क्लियर हो कि हाँ हमें ये चीज़ें क्लियर करनी है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कि जो स्ट्रक्चर है जो वो अवेलेबल है या नहीं है पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, जो डिफरेंट वॉरियस गवर्नमेंटल एजेंसी है उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेट कर पा रही है नहीं, जो लेन देन कर पा रही है, या इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांजैक्शन है हो पा रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब फैक्टर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास अप्रोचेस भी है कि हम कैसे अप्रोच करें इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास 2-3 जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है, या फिर और भी हो सकते हैं, बट हम ये लार्जली 3 पे फोकस करते हैं। एक तो होता है टॉप डाउन अप्रोच, कि सेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन होता है पॉलिसी का, यानी गवर्नमेंटल बॉडीज़ के द्वारा या गवर्नमेंटल अथॉरिटी के द्वारा, यानी एक टॉप पे पॉलिसी है, फिर ऐसे ऐसे वो लास्ट तक एंड तक पहुंचती है, यानी सेंट्रलाइज होता है एकदम पॉलिसी का। पहला तो टॉप डाउन, ठीक है। फिर होता है बॉटम अप, ठीक है, कि पॉलिसी आपकी कहाँ से बननी है, यहाँ से बननी है, सेंटर से बननी है। सेंटर से होते होते ही आपकी जाएगी, यानी नीचे से ऊपर की ओर, मतलब डिसेंट्रलाइज मोड में। तो डिसेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन इन्वॉल्विंग लोकल स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे जो बॉटम अप होता है तो यहाँ पे जो लोकल रोल हो जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो सेंट्रलाइज में क्या होता है, जो सेंट्रल रोल होता है या सेंट्रल एजेंसी जो होती हैं उनका रोल बढ़ जाता है। फिर आता है तीसरा, वो आता है आपका मैनेजरियल अप्रोच, लाइक बिजनेस, जैसे बिजनेस में होता है इफ़िशिएंसी ड्रिवन अप्रोच, यानी हम ये देख रहे हैं कि हर चीज़ में हम एक दक्षता लेके आए। अगर हमारा लोकल लेवल पे अच्छे से काम कर रहा है तो हम लोकल लेवल को अपनाएंगे, अगर सेंट्रलाइज तरीके से हमारे जो रिजल्ट है वो जब अच्छे आएंगे तो हम सेंट्रलाइज अपनाएंगे। तो ये 3 लार्जली अप्रोच होते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के। फिर आता है हमारा पॉलिसी इवैल्यूएशन फीडबैक, जो आपका 6th है, ठीक है। और 7th आपका हो जाता है टर्मिनेशन वाला, पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो ये 7 अप्रोचेस हैं। इसको अगर ध्यान से देखें तो पॉलिसी इवैल्यूएशन को फॉर्मुलेशन का वो ये होता है कि जो 6 स्टेज में हम जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हैं और फीडबैक देखते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव रही। तो जो 6 स्टेज में हम बेसिकली हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है, मॉनिटरिंग प्रोसेस है, फीडबैक है, उस सब को हम देखते हैं। फिर उसके बाद जो 7th स्टेज है, हम ये देखते हैं कि पॉलिसी को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, उसका रिवीजन कोई होना चाहिए, या पॉलिसी को सनसेट कर देना, यानी पॉलिसी को क्लोज कर देना या टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना। तो ये 7 स्टेजेस होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के या पॉलिसी मेकिंग के। इन सभी 7 स्टेजेस को आपको ध्यान में रखना है, और एग्ज़ाम में भी कई बार स्टेजेस से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप सभी इसकी तैयारी रखें और एकदम से इसको याद हो जाना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहला ध्यान से अगर देखोगे ना तो याद भी होगा आपको, कैसे कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, एजेंडा सेट करना है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना है, पॉलिसी को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करानी है,
लेजिटिमाइज करना है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसी को इवेल्युएट करना है और कंटिन्यूस करना है या टर्मिनेट करना है, या ठीक है। ये 7 स्टेजेस होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन के। हम देखते हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या आती है, यानी चैलेंजेस क्या क्या जटिलताएं पॉलिसी का, जब भी हम नीति निर्माण की बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो ये क्लियर करिए कि जो पॉलिसी मेकिंग है ना, ये एक तरह से मल्टी फेसेटेड है, यानी एक बहुआयामी अवधारणा है या एक प्रक्रिया है, ठीक है। एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी फैसेटेड, जिसमें हमें ना बहुत सारे फैक्टर्स एक्टर्स को लेके चलना पड़ता है, फैक्टर एंड एक्टर्स को, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले तो देखिए मल्टीपल एक्टर्स हैं, यानी देखिए पॉलिटिकल पार्टीज है, बिजनेस है, ट्रेड यूनियन है, मीडिया है, रिसर्चर है, इंटरेस्ट ग्रुप है, एनजीओज है, कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ों को लेके चल रहे, तो मल्टीपल एक्टर होते हैं, ठीक है। अब इन सब में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, कैसे इन सबको एक एक स्टेज पे लेके आया जाए, या फिर इन इन सभी में एक एक समरूपता कैसे इस्टेब्लिश करी जाए। फिर दूसरा हम देखते हैं कि जो ये पॉलिसी मेकिंग है, ये एक तरह से लॉन्ग टाइम स्पैन, यानी बहुत लंबे टाइम के लिए लगभग ये पॉलिसीज़ बनती हैं, या फिर जो पॉलिसी का जो टाइम होता है बहुत लंबा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमें निरंतर ना असेसमेंट की ज़रूरत होती है और एडेप्टेशन की ज़रूरत होती है, यानी निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा है इंटरकनेक्टेड प्रोग्राम्स। अब देखिए, पॉलिसी ये नहीं है कि एक ये पॉलिसी एक ये नहीं, कई बार होता है कि पॉलिसी इंटरडिपेंड करती है, जो पुराने वाले स्ट्रक्चर पे, इंस्टीट्यूशंस पे, पुराने प्रोग्राम्स पे, पुरानी स्कीम्स पे। तो उन सभी में क्या चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है मल्टीपल सेक्टर्स का, मतलब यानी सभी जो समूह हैं उन सब का एक तरह से कोऑर्डिनेशन या तालमेल की आवश्यकता होती है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं पॉलिसी मेकिंग में। फिर आता है टेक्निकल डिबेट। टेक्निकल डिबेट में क्या है कि जब भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जिनका जो जो भी पॉलिसी है, जो भी कंसर्न हमारा प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है और टेक्निकल डिबेट हो जाती है, और उस टेक्नैलिटी को लगभग एक्सपर्ट ही समझ पाते हैं कई बार, और उसको ट्रांसलेट करना पब्लिक के लिए थोड़ा सा हार्ड होता है। मगर ये भी ज़रूरी है कि अगर जो टेक्निकल डिबेट है उसको अगर पब्लिक नहीं समझ पा रही तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। फिर होता है कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। पॉलिसी डिसीजन इन्वॉल्व्स नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजेस अमॉन्ग स्टेक होल्डर्स। देखिए, ये जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इन सबको एक तरह से नेगोशिएट करना पड़ता है, यानी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे अग्री करना पड़ता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी सभी को एक तरह से समझौता करना पड़ता है कुछ कुछ चीज़ों पे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और क्या है, सभी हितधारकों के बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश करी जाती है। तो ये आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी प्रोसेस मेकिंग हमने समझा स्टेजेस बाय स्टेजेस। इस मॉडल की प्रॉब्लम क्या है, इस मॉडल की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। देखिए, ये ना हमारे सामने एक तरह से एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग रखता है पॉलिसी की, कि ये एक तरह से लीनियर है, एक तरफ से लीनियर है और रिजिड है, ठीक है। रिजिड मतलब एक तरह से कठोर और रेखिक है, मतलब कठोर भी है और एक तरह से लीनियर मॉडल को फॉलो करती है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है ना, वो ये बोलते हैं कि देखो, रियल वर्ल्ड में ना इस तरीके से नहीं चलता है, कई बार ओवरलैप करता है, ठीक है। जिस तरीके से हम चीज़ों को समझ रहे हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती रहती है, या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंस करते हैं इन सब चीज़ों को, बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है। और ये जो मॉडल है ना, एक तरह से एक एक आपको अप्रोच तो देता है, एक प्रोसेस तो समझाता है, मगर ये जो इनफॉर्मल डायनेमिक्स है ना, इनफॉर्मल पॉलिसी मेकिंग डायनेमिक्स है, यानी जो पावर पॉलिटिक्स है, इसको ठीक से नहीं बता पाता कि रियल वर्ल्ड में क्या पावर पॉलिटिक्स चल रही है, किस तरीके से डिसीजंस को फॉर्म करा जाता है, ठीक है। और एक तरह से ये ओवर सिंप्लीफाइड कर देता है, ये जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ना, या जो जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ना, ओवर सिंप्लीफाइड कर देता है। बट ये है कि ये कई बार ना मल्टीपल ओवरलैपिंग साइकिल भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को समझ रहे हैं ना स्ट्रक्चर्ड और लीनियर वे में,
इससे भी कहीं आगे है पॉलिसी मेकिंग। तो ये बताने का प्रयास करता है क्रिटिसिज्म के अंदर जो इसके जो क्रिटिक्स हैं। फिर ये बात करते हैं कि देखो जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है ना, उसमें ना स्ट्रक्चर अप्रोच ना एक अंडरस्टैंडिंग तो प्रोवाइड करता है आपको समझने में पॉलिसी मेकिंग को, मगर हमें ना रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए, मतलब जो जो सामान्य जो दुनिया है हमारी उसकी जटिलताओं को समझने के लिए ना हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को और फ्लेक्स। अब देखिए जो इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग है ना, उसमें हमें एक बैलेंस की ज़रूरत है। यानी एक पॉलिटिकल कमिटमेंट की ज़रूरत है, जो स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर्स या फिर सेक्टर्स हैं उन सब के कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिससे कि हम जो रिसोर्सेज हैं उसको एलोकेट कर सकें और अपने जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको हम कंटिन्यू कर सकें। तो एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी मेकिंग में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक बैलेंस की ज़रूरत होती है। और तो ये एक हम इसका एक क्रिटिसिज्म हम रख सकते हैं सामने जो पब्लिक प्रोसेस मॉडल है, यानी जो स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी मॉडल है उसको समझने के लिए। ठीक है, पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर मेजर जो 3 टाइप है उसकी आज हम बात करेंगे यहाँ पे। कि देखिए सबसे पहला जो टाइप है ना वो है आपका रेगुलेटरी, यानी बोल सकते हैं हम ये एक तरह से नियामक होती हैं या फिर कंट्रोलिंग पॉलिसीज़ होती हैं जो जो इंडिविजुअल या सोसाइटी के बिहेवियर्स को कंट्रोल करती है। बिहेवियर जो होते हैं, व्यवहार, उसको एक तरह से नियमित करती है, नियंत्रित करती है। दूसरी जो है हमारी पहली रेगुलेटरी, दूसरी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज़ हैं ये एक तरह से रिसोर्स को एलोकेट करती हैं। ठीक है, रिसोर्स को एलोकेट करती है। फिर आती है तीसरी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज़, यानी जो मार्जिन पे रह गए हैं या फिर जो जिनको बेनिफिट नहीं हुआ, एक तरह से रीअरेंजमेंट करना कि दोबारा से एक तरह से पुनर्वितरण करना जो जिनको पहले नहीं मिला था या फिर जो वंचित रह गए हैं। तो ये 3 प्रकार की मेजर पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं और ईच कैटेगरी सर्व्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस इंश्योरिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सोशल जस्टिस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। और जितनी भी ये तीनों कैटेगरी की जो पॉलिसी हैं ये अपने अलग अलग तरीके के गवर्नेंस मॉडल को सामने रखती हैं और इनका मोटिव यही होता है कि एक तरह से जो सोसाइटी है, ये स्टेट है, उसके अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, सोशल जस्टिस आए और ठीक है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये 3 लार्ज टाइप ऑफ पॉलिसी है अगर हम ध्यान से देखें। तो हम बात करते हैं रेगुलेटरी पॉलिसी। देखिए रेगुलेटरी का मतलब यहाँ पे विनियामक होता है, नियंत्रण होता है, तो आप ये मीनिंग रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं वो उनका जो मेन जो काम है ना वो क्या करना है, कंट्रोलिंग ह्यूमन एंड सोसाइटल बिहेवियर। देखिए इसका जो काम है एक तरह से कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल एंड कमांड। ठीक है, किसको करना है, सोशल एंड ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, सोसाइटल एंड ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एंड सोसाइटल बिहेवियर को कंट्रोल करना किसके द्वारा, रूल्स के द्वारा या रेगुलेशंस के द्वारा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये जो पॉलिसीज़ हैं ये ज़्यादातर सरकार के माध्यम से ही लागू होती है। ठीक है, और इनके पीछे जो बैकअप पावर होती है वो एक तरह से रूल ऑफ लॉ या फिर फोर्स ऑफ लॉ का एक तरह से पावर होता है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि रेगुलेट करें हम ट्रेड को, बिजनेसेस को रेगुलेट करें, पब्लिक यूटिलिटीज़ को रेगुलेट करें। ठीक है, मेंटेन ऑर्डर को हम बनाए रखने के लिए, एक व्यवस्था बनाए के रखने के लिए। ठीक है, फेयरनेस के लिए कि अर्थव्यवस्था में सभी निष्पक्षता बनी रहे, इस सब के लिए हम ये रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर फीचर्स को हम इसी तरीके से डिफाइन करें ध्यान से तो हम पाते हैं कि देखिए ये एक तरह से जो बिहेवियर है उसको गवर्न करता है। ठीक है,
रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करता है, इंश्योर फेयर मार्केट प्रैक्टिस एंड प्रिवेंट फ्यूचर मार्केट फेलियर्स, कि एक तरह से बाज़ार में निष्पक्षता बनी रहे, ठीक है। प्रमोट सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नेंस को मजबूत करना और पब्लिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, इन रेगुलेटरी पॉलिसीज़ का उद्देश्य होता है। सेकंड टाइप है पब्लिक पॉलिसी का है, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसीज़। अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ होती हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं, वो एक तरह से ये रिसोर्स को एलोकेट करती हैं, यानी जो संसाधन का एक तरह से बंटवारा करती है कि विभिन्न वर्गों के बीच में संसाधनों और अवसरों का समान बंटवारा हो सके। तो ये पॉलिसी इस आधार पे बनती है, जिनको हम बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ है। तो बेसिकली ये जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये एक तरह से जो स्पेसिफिक ग्रुप है कोई सोसाइटी का, उसको लाभ पहुंचाने के लिए या फिर जिसको ज़रूरत है उसको लाभ पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ बनती हैं, जिससे कि आर्थिक और सामाजिक न्याय बना रहे, ठीक है। अगर हम इसके फीचर्स को देखें, अगर की फीचर्स को देखें, तो सबसे पहले फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण रहता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स एंड सर्विस टू स्पेसिफिक ग्रुप, कि हम ये देखते हैं कि ये क्योंकि सेक्टर वाइज होती है या फिर एक ग्रुप को फोकस में करके ये पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करी जाती है, तो ये कई बार स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करती हैं, ठीक है, रिसोर्स एलोकेट या सर्विस एलोकेट करने के लिए। फिर तीसरा जो हम देखें, ये इनकरेज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड सपोर्ट डिसएडवांटेज कम्युनिटी, यानी जो मार्जिनल, जो हरासिए पे कम्युनिटी है, जो वंचित समुदाय हैं, उनके एक तरह से समान अवसर को आगे बढ़ाने, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। तीसरा हमारा टाइप है पब्लिक पॉलिसी का, वो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी। अब देखिए रीडिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी है ना, ये उसी प्रोसेस को जो डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी करती हैं उसी को एक तरह से रीएलोकेट करती है, एक तरह से रीएलोकेट ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्स टू प्रमोट सोशो इकोनॉमिक बैलेंस, यानी एक तरह से समाज को एक तरह से बराबरी समतापूर्ण समाज बनाने के लिए एक तरह से एक पुनः प्रयास करते हैं कि हम संसाधनों का दोबारा से बंटवारा करें इस नीतियों के तहत, ठीक है। दीज पॉलिसीज प्राइमरली एड्रेस इनकम डिस्पैरिटी बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, कि देखिए एक तरह से जो समाज के अंदर जो खाई है ना, अमीर और गरीब की जो बढ़ती जा रही है, उसको कम करने के लिए या फिर उसको बैलेंस करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ को लाया जाता है, ठीक है, या इस टाइप की पॉलिसीज़ को अपनाया जाता है कि जो हाशिए पे लोग हैं, जो एकदम वंचित समाज है, उसको एक तरह से अपलिफ्ट करा जाए, जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ, पावर एंड रिसोर्स अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, धन, शक्ति, संसाधन का पुनः वितरण करके आय असमानता को संबोधित करती है, ठीक है, आय असमानता को एक तरह से कम करती। फिर उसके बाद अगर हम फीचर्स को देखें यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ के हैं, वो है फोकस ऑन अचीविंग सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी। देखो यहाँ पे ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तरह से ये समानता की बात करिए, समाज के अंदर किसकी, इक्वालिटी की बात करिए। फिर रीडिस्ट्रीब्यूट बेनिफिट्स थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज़, कि आप देखते हो कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जिसमें किसी सेक्टर को पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और कुछ सेक्टर्स को सब्सिडाइज कर दिया जाता है कि एक तरह से वो जो लोग हैं उसको उस चीज़ को अवेल कर सके। तो इसमें जैसे सिलेंडर वाला आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो गरीबों के लिए सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है, ठीक है, ये तो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी हुई गवर्नमेंट की। फिर उसके बाद रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी बाय सपोर्टिंग लो इनकम ग्रुप, की अब इसके तहत जो भी कम आय वाले ग्रुप्स हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो आय असमानता है उसका निदान करा जाता है। ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करा जाता है कि जो लो इनकम ग्रुप्स हैं उनको एक तरह से इक्वल स्टेज पे लाया जाए या फिर उनको कहीं ना कहीं एक तरह से प्रोत्साहित करा जाता है और जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको कम करा जाता है।